नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आलोचना नई कहानी सफलता और सार्थकता। ये नामवर सिंह की रचना है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर नामवर सिंह जी क्या कहते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बात कहने वाली कहानी के बारे में प्राय बड़े मुंह छोटी बात कही जाती है। यहाँ पर छोटे मुंह बड़ी बात और बड़े मुंह छोटे बात, यानी यहाँ विपरीत भाव आ जाता है। कहानी का दुर्भाग्य है कि यह मनोरंजन के रूप में पढ़ी जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित होती है। मनोरंजन उसकी सफलता है तो शिल्प सार्थकता। कहानी में अनेक आलोचकों की दिलचस्पी इतनी ही है कि वह साहित्य का एक रूप है, इसीलिए कहानी की ओर ध्यान जाता है। या तो इतिहास, जिसमें साहित्य के वार्षिक और दशाब्दिक विवरण भी सम्मिलित है लिखते समय, या फिर साहित्य रूपों का शास्त्रीय विवेचन करते समय। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कहानी है उसकी सफलता किसमें है, मनोरंजन में, और उसकी सार्थकता किसमें है, उसके शिल्प में। अगर वो किसी का मनोरंजन करती है तो वो सफल कहानी कही जा सकती है, और अगर वो शिल्प की दृष्टि से पूर्णतः सक्षम है तो उसमें सार्थकता आती है। यहाँ पर ये कहते हैं कि अनेक आलोचक हैं जिनकी दिलचस्पी इसमें होती है। किस लिए? क्योंकि वो साहित्य का एक रूप है। आगे ये कहते हैं कि जहां साहित्य के मान और मूल्यों की चर्चा होती है वहां कहानी के हवाले नहीं मिलते। हवाले मिलते हैं प्राय कविताओं के और कभी कभी उपन्यासों के। अर्थात कहानी से ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है? कविता और उपन्यासों को महत्व दिया जा रहा है। यदि शास्त्रीय आलोचक कहानी को केवल साहित्य रूप समझते हैं तो मूल्यवादी आलोचक उसे जीवन की सार्थक अनुभूतियों के लिए असमर्थ मानते हैं। कहने का भाव क्या है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम उसे साहित्य का हिस्सा मान भी लेते हैं तो जो मूल्यवादी आलोचक है वो उसे जीवन की सार्थक अनुभूतियों के लिए असमर्थ मानते हैं। अर्थात कुछ है जो उसे अपने साहित्य का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ आलोचक हैं जो ऐसा नहीं समझते। संभवतः जीवन के लघु प्रसंगों को लेकर लिखी जाने वाली कहानी स्वयं भी लघु समझी जाती है। यानी हमने ये मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कहानी छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर लिखी जाती है, इसलिए वो खुद भी एक छोटी विधा है। इसीलिए व्यापक जीवन पर दृष्टि रखने वाले स्वभावतः कहानी जैसी छोटी चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं। यानी वो आलोचक भी हैं जो कहानी को महत्व नहीं देते। आलोचकों की कुछ ऐसी धारणा है कि केवल कहानियां लिखकर कोई भी लेखक महान नहीं हो सकता। बहुत से लोगों के यह कहने पर भी प्रेमचंद उपन्यासकार से अधिक सफल कहानीकार है। तो यहाँ पर प्रेमचंद का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो प्रेमचंद उपन्यासकार से ज्यादा सफल किस रूप में है? कहानीकार के रूप में है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों ने जोर देकर कहानियों की अपेक्षा प्रेमचंद के उपन्यासों को उनकी महानता का आधार माना है। कहानी की लघुता के संबंध में यह धारणा मोपांसा, चेखव और हेनरी तथा रविंद्रनाथ, प्रेमचंद, यशपाल, कृष्णचंद्र जैसे कहानीकारों के रहते हुए भी बनी हुई है। दूसरी ओर अगर हम देखें, जिन लोगों ने हर तरह की लघुता को सार्थकता प्रदान करने का झंडा उठाया है, उनके यहाँ भी छोटी कहानी की सार्थकता नहीं दिखाई पड़ती। मूल्यों की विस्तृत चर्चा करते समय जहां वे नितांत व्यक्तिक और अनुभूति क्षणों के लघु लघु प्रयोगों को हवाला देते चलते हैं, वह भूलकर भी किसी कहानी का जिक्र नहीं आता। यह विस्मरणीय क्या, एकदम आकस्मिक यानी अचानक है। यदि इन मूल्य खोजी आलोचकों को अपने साथियों को की कहानी में मूल्यों के दर्शन नहीं होते तो क्या बाकी कहानी साहित्य भी सुना है, या कि जीवन की वास्तविकता के चित्रण में आज की कहानियां कविताओं के पीछे हैं? प्रश्न करते हैं। देखिए आलोचना है, आलोचना का मतलब क्या होता है? उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का चित्रण किया जाता है, और यहाँ पर जो लेखक है वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जो आलोचक कहानी को नीचा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लघु लेखन समझते हैं, अगर उनके दोस्तों की या उनके जानकारों की कहानियों में वो भाव नहीं है तो क्या हम कहानी को ये कहें कि वो बाकियों का कहानी साहित्य भी सुना है? या जीवन की वास्तविकता के चित्रण में आज की जो कहानियां हैं क्या वो कविताओं से पीछे है?
नए कहानीकारों में से बहुतों ने आजकल कहना शुरू कर दिया है कि इस पीढ़ी के कहानीकारों ने मानवीय मूल्यों के संरक्षण, जीवन शक्ति के परिप्रेषण एवं सामाजिक नवनिर्माण की उत्कट प्यास है। इतना ही नहीं बल्कि आज की कहानी नई भाव भूमियों का सृजन भी कर रही है, यानी नए भावों को सम्मिलित भी कर रही है। नए कवियों के दावे इस तरह नए कहानीकारों के कंठ से भी अनुगुंजित हो चले हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि कहानी की आलोचना को एक नए स्तर पर उठाया जाए। टेक्निक की शास्त्रीय चर्चाओं और कहानियों का सारांश बतलाते हुए उनकी सामान्य समस्याओं के परिचयात्मक विवरणों का काम बहुत हो चुका। ये बहुत दूर जाएंगे और भविष्य सुरक्षित है जैसी सद्भावनाओं से भी अब सद्विवेक की मांग की जा सकती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अब जो कहानियां हैं वो नई भाव भूमि पर लिखी जा रही है। तो ऐसे में नए कवियों के जो दावे हैं उन दावों से केवल जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो आलोचक ये कहते हैं जो ये कि नए स्तर पर उठाया जाए, या टेक्निक की शास्त्रीय जो चर्चाएं हैं और कहानियों का सारांश जो बतला रहे हैं, तो ये कहते हैं कि ये काम अब बहुत हो चुका, ये बहुत दूर तक जाएंगे या भविष्य सुरक्षित है। ये सद्भावनाएं हैं, यानी तसल्ली देने वाली बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बदलाव दिख रहा है कहानियों में, उसके बारे में ये आश्वस्त हैं, जिसका ये पाठक को ज्ञान करवाना चाहते हैं या पाठक के सामने इस भाव को रखना चाहते। आज इतना ही कहना काफी नहीं है कि अमुक कहानी बहुत अच्छी है या अमुक कहानी सफल है, बल्कि इस अच्छेपन को और सफलता को अधिक ठोस और युक्ति संगत रूप में उपस्थित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आज कहानी की सफलता का अर्थ है कहानी की सार्थकता। आज किसी कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफी नहीं है। शिल्प क्या होता है? जहां पर भाषा काम करती है, जहां पर हम किस प्रकार के शब्द लेने हैं, कैसे हमें यहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति अपनी करनी है, वाक्य विन्यास कैसा है, शब्द रचना कैसी है, भाषा कौन सी है, वो सब बातें कहाँ पर आती है? शिल्प में, या शैली कौन सी है। लेकिन ये कहते हैं कि केवल इतना ही आवश्यक नहीं है या इतना ही पर्याय नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकताओं के सम्मुख उसकी सार्थकता भी परखी जानी चाहिए। यानी वर्तमान में हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या हमारा परिवेश कैसा है, क्या उसमें वो सफल कहानी है? इस बात को भी हमें परखना होगा। जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास आदि साहित्य रूपों की परीक्षा करते हैं, उन्हीं पर हमें कहानी की भी परीक्षा करनी होगी। इससे कहानी समीक्षा का एक ढांचा तैयार होगा ही साथ मानवीय मूल्यों के संबंध में हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। यानी जो जीवन में मानव के मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, उनसे भी हम अवगत होंगे, उसके बारे में भी हमें ज्ञान होगा। संपूर्ण साहित्य के मानों की अपर्याप्तता भी क्रमशः कम होगी। यानी साहित्य में जो मान निर्धारित किए गए हैं उसमें जो अपर्याप्तता है वो भी कम हो जाएगी। यानी जो निर्धारित मापदंड मानकरण है वो भी खत्म हो जाएगा। आज साहित्य के क्षेत्र में अनेक एकांगी विचारधाराएं केवल इसलिए फैली हुई है कि वे केवल एक साहित्य रूप कविता पर आधारित है। यहाँ पर किसको महत्व दिया गया? कविता को महत्व दिया गया। बहुत संभव है कि कहानियों का सत्य इनमें से कुछ को एकदम गलत ठहरा दे, कुछ भी अनावश्यक नोके मार दे और कुछ में नए कोंछे निकाल दे, यानी कहीं न कहीं से नए विचार सामने ले आए। कहानी में भी संभवतः ऐसा हो सकता है। यह धारणा गलत है कि साहित्य के तमाम रूपों में एक की बात कही जाती है। रूप की विशेषता से वस्तु में भी विशेषता आ जाती है। एक ही साहित्यकार कविता में वास्तविकता का एक पहलू दिखाता है तो उपन्यास में दूसरा और कहानी में तीसरा। उदाहरण के लिए रविंद्रनाथ और प्रसाद का साहित्य प्रस्तुत है। इसी तरह से एक ही युग की कविता, उपन्यास और कहानी में वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं के दर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कोई भी साहित्यिक विधा एक दूसरे से तुच्छ नहीं है। एक साहित्यिक विधा में अगर एक रूप हमें समाज का देखने को मिलता है तो दूसरी में वास्तविकता का दूसरा रूप देखने को मिल जाता है। साहित्य के
रूप केवल रूप नहीं बल्कि जीवन को समझने के भिन्न भिन्न माध्यम है। एक माध्यम जब चूकता दिखाई पड़ता है तो दूसरे माध्यम का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि साहित्य की सभी विधाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। अपनी महान जय यात्रा में सत्य सौंदर्य दृष्टा मनुष्य ने इसी तरह समय समय पर नए नए कला रूपों की सृष्टि की ताकि वे नित्य विकासशील वास्तविकता को अधिक से अधिक समझे और समेटे। हमारी ऐसी ऐतिहासिक आवश्यकता से एक समय कहानी भी उत्पन्न हुई और अपने रूप सौंदर्य के द्वारा इसने हमारे सत्य सौंदर्य बोध को भी विकसित किया। यानी हमारी जरूरत के अनुसार हमें जब लगा कि एक नई विधा की आवश्यकता है तो हमने किसको विकसित किया? कहानी को विकसित किया। और इसने अपने रूप सौंदर्य के साथ साथ सत्य सौंदर्य बोध को भी विकसित किया, यानी उसमें सच्चाई भी थी और सुंदरता भी थी जो हमारे सामने आया। कहानी की ऐसी ऐतिहासिक भूमिका की मांग है कि वर्तमान परिस्थिति में उसकी सार्थकता की परीक्षा व्यापक संदर्भ में की जाए। अगर हमें उसकी सार्थकता को समझना है तो हमें उसकी व्यापकता में परीक्षा करनी होगी, यानी एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सभी पहलुओं से हमें उसकी सार्थकता को परखना होगा। इस कार्य में पहली बाधा है कहानी संबंधी सामान्य धारणा, यानी जो कहानी को हम साधारण विधा मान लेते हैं। पहली धारणा ये है, कहानी शिल्प संबंधी आलोचकों ने कहानी की जीवनी शक्ति का अपहरण कर उसे निर्जीव शिल्प ही नहीं बनाया बल्कि उस शिल्प को विभिन्न अवयवों में काट कर बांट दिया है। यानी एक तो इसके शिल्प को क्या कहा है? निर्जीव कहा है। दूसरा, उसको बांट दिया है, उसके परखने, शिल्प को परखने के जो तरीके हैं उन्हें भी बांट दिया है। लिहाजा हम कहानी को कथानक, वातावरण, भावात्मक प्रभाव, विषय वस्तु आदि अलग अलग अवयवों के रूप में देखने के अभ्यस्त हो गए हैं और ऐसा ही हम करते हैं। कॉलेज जीवन में डायग्राम बनाकर कथानक के क्रमिक विकास को जो बात दिमाग में भर दी गई वह चलकर भी साथ नहीं छोड़ती, चाह कर भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमने कॉलेज समय में यही सीखा था कि हम कहानी की तात्विक समीक्षा कैसे करें और अब भी हम यही सीख रहे हैं और इस चीज को हम छोड़ नहीं पाते। प्रधानता के आधार पर कहानियों के जो कथानक प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, वातावरण प्रधान और विविध प्रकारों का अभ्यास कराया गया उसने लत का रूप धारण कर लिया। अर्थात हमने जो तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा सीखी थी वो हमारे व्यवहार में शामिल हो गई। लिहाजा हम और नई कहानी के चरित्र, वातावरण या कथानक देखने के आदी हो गए हैं। किसी कहानी संग्रह की आलोचना उठाकर देख लीजिए, सब में इसी तरह की बातें मिलेंगी। इस कहानी में अमुक का चरित्र बहुत उभर कर आया है, वातावरण का चित्रण बहुत सुंदर बन पड़ा है, कथानक बहुत कटा हुआ है। ये सारी आलोचना वैसी ही है जैसी किसी भाषा का परिचय उसकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि परिभाषाओं में दिया जाए। इस धारणा का यह असर पड़ा कि लोगों ने कहानी में जीवन सत्य तथा भाव बोध को देखना छोड़ दिया, यानी जीवन की सच्चाई क्या है और मूल भाव क्या है। क्योंकि हम तत्वों से बंधकर रह गए, उसे कहानी की परिभाषित संज्ञाओं के रूप में देखना शुरू कर दिया। प्रभावान्विति और एकान्विति की माला जपते हुए भी इस तरह के आलोचकों ने कहानी की अनुभूति को एक इकाई के रूप में देखना छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने कहानी के सत्य को ही नहीं बल्कि कहानी के कहानीपन की भी समझ को खो दिया है। इस गलत धारणा का असर स्वयं आलोचना पर जो कुछ पड़ा वह तो स्पष्ट ही है कि न तो वह पाठक के काम की रही और न कहानी लेखक के काम की, परंतु इसके अतिरिक्त विभक्तिवाद ने, यहाँ पर विभक्ति है ये, विभक्तिवाद ने कहानी के शिल्प को बिगाड़ने में भी बहुत काम किया। मेरा अनुमान है कि वर्तमान कहानियों में जहां कहीं शिल्पवादी प्रवृत्ति का अतिरेक दिखाई पड़ता है उसका संबंध किसी न किसी रूप में कहानी की इस विभक्त धारणा से अवश्य है। यदि कोई कहानीकार शिल्प के किसी विशेष अवयव की रचना करके सफलता का ढोल पीटता है तो यही समझना चाहिए कि वह कहानी को एक शिल्प समझता है, यानी केवल एक लेखन कला है। श्रीपत राय का ये कथन इसी स्थिति की ओर संकेत करता है। क्या कहते हैं कि किनकी आज के कहानीकारों की कहानियां जैसे सफलता के पास पहुंचकर भी या उसे मुट्ठी में पाकर उंगलियों के बीच से फिसल जाने देती है।
किसी कहानी में वर्णन की खूबी है, किसी में प्रकृति दृश्यों का जीता जागता चित्र मन को लुभा लेता है, किसी में मनोवैज्ञानिक रहस्य इस सजीवता और स्वाभाविकता से उद्घाटित होता है कि चित्त प्रसन्न हो जाए। पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कहानी के सभी पक्ष निर्दोष हों, यानी सभी पक्षों का खुलकर चित्रण किया गया हो। कहानी में भी शिल्प की दृष्टि से कहीं पर प्रकृति को लिया गया, कहीं पर भावों को लिया गया, कहीं पर मनोवैज्ञानिकता को लिया गया, यानी अलग अलग एक विषय को लेते हैं, जबकि संपूर्णता की ओर ध्यान लोगों का कम जाता। कहानी की असफलता परिश्रम और अभ्यास की कमी के कारण भी हो सकती है, लेकिन अभ्यस्त लेखकों के यहाँ यदि कहानी की ऐसी रूप हानि दिखाई पड़े तो क्या कहा जाएगा? प्रश्न करते हैं। कहने का भाव क्या है कि जो अच्छे लेखक हैं, अगर उनके यहाँ भी ये हानि दिखाई दे तो हम क्या कह सकते हैं? यही कहानी के क्षेत्र में नए शिल्पवादियों की पहचान हो सकती है। नए भाव सत्य के अनुसार नए कहानी शिल्प के नाम पर ये कहानी में कभी रोचक व्यंग्यों में फैलाकर आध्यात्मिक विचार आगे की। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि जो नए शिल्पकार आ गए हैं उन्होंने उसमें उसको क्या कहा है? नए भाव सत्य कहा है। आगे की कलाकार की मुक्ति, देवी सिंह और अमृत राय का नंगा आदमी नंगा जख्म जैसी 1 दर्जन कहानियां उदाहरण के लिए पेश की जा सकती है। फार्मूले के अनुसार कहानियां लिखने की प्रवृत्ति भी इसी धारणा का प्रभाव है। नए भाव सत्य के अनुसार कहानी का रूप बदलता जरूर है, लेकिन इतना नहीं बदलता कि वे कहानी ही नए रह जाए। कहने का भाव क्या है कि नए भाव सत्य के नाम पर कहानियों के रूप भी परिवर्तित हो रहे हैं। कहानी का रूप कहानी के भीतर ही बदला जा सकता है, जैसे कि समय समय पर महान कहानीकारों ने किया है। कहानी का रूप प्रेमचंद ने कब नहीं बदला? पूस की रात, कफन, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवासेर गेहूं, इन कहानियों का रूप एक सा नहीं है और न एकदम पुराना ही, लेकिन फिर भी ये कहानी है। कहानी का रूप चेखव ने भी बदला और एक बारगी उनके कथानक संबंधी पूर्ववर्ती धारणा को तोड़कर अलग कर दिया, लेकिन उसने कहानीपन का दामन एक बारगी नहीं छोड़ दिया। यानी चेखव ने भी किया, प्रेमचंद ने भी रूप बदला, लेकिन उन्होंने कहानी को नहीं छोड़ा। विधा कहानी ही रही, उसके रूप बदलते रहे। लेकिन वर्तमान समय में नए भाव पक्ष के नाम पर जो कहानीकार बदलाव ला रहे हैं वो उचित प्रतीत नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि कहानी शिल्प के भी मालिक वही हैं जो उसके गुलाम है। क्या साहित्य, क्या जीवन, सभी क्षेत्रों में स्वाधीन होने की सामर्थ्य उन्हीं के लिए संभव है जिनमें अधीन रहने की योग्यता है। यानी इतना बड़ा बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। जो उस विधा के अधीन रहेंगे उसमें बदलाव लाने का सामर्थ्य भी किसमें है? कहानी में शिल्पगत नवीनता की सीमा को स्पष्ट करने के लिए साहित्य के एक दूसरे रूप गीत का उदाहरण ले। नए कवियों ने नए गीत लिखे, लेकिन उन्होंने गीतात्मकता का ढांचा एकदम नहीं तोड़ दिया। गीत गोविंद, विनय पत्रिका, गीतिका और नए गीत प्रयोगों की तुलना करके आसानी से देखा जा सकता है कि गीत के एक ढांचे की रक्षा करते हुए भी समर्थ कवियों ने समय समय पर किस प्रकार उसके रूप में नवीनता उत्पन्न की है। ढांचा वही है, लेकिन परिवर्तन कहाँ पर आ गया? उसके रूप में, नवीनता में। इसी प्रकार कहानी के कहानीपन की रक्षा करते हुए भी कहानी के शिल्प में नवीनता उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कुछ दिन पहले प्रकाशित राजा निर्बंसिया, किसकी कहानी है? कमलेश्वर की। यहाँ एक लोक कथा की पृष्ठभूमि में एक आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी कही गई। 2 भिन्न भिन्न युगों के 2 निर्बंसियों के जीवन कथा 2 रेखाओं की तरह एक दूसरे को छूती और काटती हुई चलती जाती है। कहानी में लोक कथा का यह उपयोग शिल्प संबंधी नवीनता कही जा सकती है, लेकिन यह कोरा शिल्प नहीं है। न इससे कहानी के कहानीपन में बाधा पड़ती है। इसके विपरीत वह लोक कथा मुख्य कथा को और भी मार्मिकता प्रदान करती है, और जैसे 2 समीपवर्ती तारों में से एक की झंकार दूसरे में भी सहस्पंदन उत्पन्न कर देती है। मुख्य कथा की गति में जैसी ही संवेदना की तीव्रता आती है वह सहधर्मी लोक कथा से छू जाती है, और हम देखते हैं कि लोक कथा का टूटा हुआ सूत्र अनजाने ही हाथ में आ गया है। शिल्प के लिए लाई हुई अतीत की कथा यह वर्तमान वास्तविकता को उभारने के साथ ही अतीत का अर्थ भी हमारे लिए बदल देती है, और अंत में 2 कथाओं की विषमता, 2 युगों की विषमता की गहरी खाई पर ही रोशनी नहीं डालती, बल्कि वर्तमान वास्तविकता पर मीठा व्यंग्य भी करती है। इतना विकास करने के बाद भी आज का निम्न मध्यवर्गीय युवक
कि अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता, जबकि शताब्दियों पहले एक राजा ने सारी लोक मर्यादा छोड़कर अपनी रानी को अपना लिया। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन अपनी परंपरागत बातों को या जो मूल कथानक या कहे कि मूल कथा का जो रूप है उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यह अंतर दो युगों का है, एक दो वर्गों का या कल्पना और यथार्थ का। शिल्प विधान का एक नया प्रयोग कहानी में अनेक अर्थों और व्याख्याओं की संभावना भर देता है और इस तरह एक विशेष घटना के भीतर से मानवीय सत्य की व्यापकता उद्भाषित हो उठती है। यहाँ इस एक कहानी के विस्तार में जाने का अवसर नहीं है और न ही इसका यही अर्थ कि नए शिल्प विधान के द्वारा कहानीपन की रक्षा करने वाली यह एकमात्र नई कहानी है। कहानियां और भी है तथा शिल्प के नए विधान दूसरे भी, यहाँ तक कि इनके लिए कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती। असल बात है कि कहानी का कहानीपन यह आकस्मिक नहीं कि कहानीपन की उपेक्षा करके केवल शिल्प के लिए लिखी हुई एक श्रेष्ठ कहानी नहीं बन सकती। तो देखिए कहने का भाव क्या है, इन्होंने राजा निर्बंसिया का यह उदाहरण दिया है कि दो अलग अलग उसमें कहानियां चलती है लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, परंतु उसी तरह से हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम उस कहानी के ढांचे का त्याग ना करें। जो बदलाव करना है वो वर्तमान समय के अनुसार करें, लेकिन उसको कहानी रूप में ही रहने दें। पत्र और डायरी शैली में जाने कितनी कहानियां लिखी गई, लेकिन उनमें से एक भी कहानी ऐसी नहीं जिसका नाम श्रेष्ठ कहानियों में लिया जा सके और जो लोकचित्त पर अपनी छाप छोड़ गई हो। इसके विपरीत पिछले 8-10 वर्षों के भीतर ही हत्याभरण, गदल, छोटा डॉक्टर, चीफ की दावत, गिद्ध और सेवती के फूल, भैंस का कटड़ा, जिंदगी और जोंक आदि श्रेष्ठ कहानियां सब की सब कहानियां हैं। तो कहने का भाव क्या है कि कहानी की शैली कैसी हो, जो कहानी के लिए बनी हुई शैली है, तरीका है, वही होना चाहिए। उसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन वो परिवर्तन एक निश्चित सीमा में ही संभव होना चाहिए। कहानी का यह कहानीपन समझने में कठिन होते हुए भी रहस्य नहीं है। कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। कविता चाहे जिस हद तक उन्मुक्त हो जाए, लेकिन वह लय मुक्त नहीं हो सकती। लय मुक्त रचना काव्य होते हुए भी कविता नहीं कहलाएगी। कहानीपन में रहित गद्य रचनाओं के बारे में भी यही बात लागू होती है। लय की तरह ही कहानी कहना मनुष्य की काफी पुरानी कलात्मक वृत्ति है और इसकी रक्षा अपने आप में स्वयं भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य है और इतिहास में प्रमाणित होता है कि नीति, लोक व्यवहार, धर्म, राजनीति आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस कला का उपयोग करते हुए भी मानव जाति ने आज तक इसकी रक्षा की है। निसंदेह इस कला का चरम विकास आधुनिक युग में हुआ, जब उद्देश्य और कहानीपन दोनों घुल मिलकर इस तरह एक हो गए कि उद्देश्य से अलग कहानी के रूप की कल्पना भी कठिन हो गई। कहानी के संबंध में आधुनिक युग के प्रथम कहानीकार एडलर एलन के एकान्विति शब्द से निसंदेह अनेक अर्थों की संभावनाएं हैं। कहानी की यह आंतरिक एकता केवल रूप गठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी वस्तु का भी समाहार करती है। जिस प्रकार कविता में अर्थ व्यंजना तथा वस्तु व्यंजना से भिन्न कहानीपन की कल्पना करना खतरनाक है, वस्तु व्यंजना से रहित लय कोरे पद्य को जन्म देती है, उससे रहित कहानीपन कोरी आख्यायिका को। आख्यायिका यानी जो लोकल स्तर पर या यूं कहें कि जो लोक कथाएं प्रचलित थी उनको क्या कहते हैं, आख्यायिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का भाव क्या है कि कहानी में क्या होना जरूरी है, कहानी में उद्देश्य होना जरूरी है। बिना उद्देश्य के जो कहानी है वो क्या कहलाएगी, आख्यायिका कहलाएगी। इसीलिए कहानी के कहानीपन की सफलता का अर्थ है उसकी अर्थवत्ता या सार्थकता। तो कहानी में अर्थ या उद्देश्य होगा तो ही वो सार्थक है। नए कहानीकार कहानी की शक्ति को भली भांति परिचित है। राजा निर्बंसिया में कहानीपन की रक्षा करने वाले लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, केवल सोउद्देश्यता की पृष्ठभूमि में ही आज के लेखक की कहानियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि उद्देश्य पूर्ण कहानियां ही वास्तविकता के धरातल पर कहानी कही जा सकती है।
और लेखक ये कहते हैं कि इस सोउद्देश्यता को ही मैं सार्थकता कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल सोउद्देश्यता का बड़ा सीमित अर्थ किया जाने लगा है, लेकिन मूलतः इसका अर्थ है एक इशारा एक दिशा की ओर या एक अनदेखी स्थिति की ओर। कहते हैं कि जब डॉक्टर को मर्ज का पता नहीं चलता तो एक प्रसिद्ध चित्रकार ने उसके पास अपना नग्न चित्र बनाकर एक जगह छोटा सा धब्बा लगाते हुए इस नोट के साथ भेज दिया कि यहां दुखता है। कहानी में इतना सा इशारा ही सोउद्देश्यता है। दर्द से छटपटाते हुए जिस व्यक्ति अथवा समाज को यह पता न हो कि दर्द कहाँ है और क्या है, उसके लिए इसकी दुखती रग पर हाथ रख देना भी बहुत बड़ी बात है। और यह हाथ किसके माध्यम से रखा जा रहा है? कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में मैं जब सार्थकता की बात करता हूं तो इसका अर्थ है कि कहानी हमारे जीवन की छोटी से छोटी घटना में भी अर्थ खोज लेती है या उसे अर्थ प्रदान कर देती है। इस युग में जबकि निरर्थकता की भावना व्यापक रूप से फैली हुई है और एक वर्ग के लोगों द्वारा फैलाई भी जा रही है, कहानी जैसे छोटे गद्य रूप में सबसे पहले सार्थकता की मांग की जा सकती है। यह नहीं है कि छोटी छोटी बातें ही अर्थहीन प्रतीत होती हों। कुछ लोगों को अपना सारा का सारा जीवन ही अर्थहीन मालूम होता है और कुछ को तो दुनिया का सारा कारोबार ही व्यर्थ लगता है। परंतु लघुता में निरर्थकता का खतरा सबसे अधिक है। कहानी की जो सृष्टि है वो इसी लघुता को सार्थकता प्रदान करने के लिए हुई थी। तो कहने का भाव क्या है कि लघुता में ही सार्थकता है और वो कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। लोगों की यह धारणा गलत है कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को लेकर चलती है, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात कही नहीं जा सकती। कहानी जीवन के टुकड़े में निहित अंतर्विरोध, द्वंद्व, संक्रांति, क्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करती है और ठीक ढंग से पकड़ में आ जाने पर यह खंडगत अंतर्विरोध भी वृहद अंतर्विरोध के किसी न किसी पहलू का आभास देता है। यानी बड़े स्तर पर जो अंतर्विरोध हो रहा है उसका एक छोटा रूप हम कहानी में देखते हैं। यह खंडगत अंतर्विरोध की पकड़ श्रेष्ठ कहानियों के कथानक में कहीं न कहीं नाटकीय मोड़ पैदा करता है और कहीं चरित्र की वस्तुस्थिति के साथ संघर्ष करते दिखलाता है और कभी स्वयं उस चरित्र के भीतर संकल्प विकल्प की दुविधा दर्शाता है या फिर उसके चिंतन और कार्य के बीच विडंबना को चित्रित करता है। यह एक विरोधाभास है कि कहानी जैसा एकान्वित शिल्प अंतर्विरोध पर निहित होता है। नए कहानीकारों में भीष्म साहनी ने एक ही साथ इन दोनों विशेषताओं का सर्वोत्तम सामंजस्य मिलाया है। इस दृष्टि से भीष्म साहनी सबसे सफल कहानीकार हैं। एक इकाई के रूप में उनकी कहानियां अत्यंत गठित है, साथ ही प्रायः किसी न किसी प्रकार की। तो देखिए यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि कहानी माना कि एक खंड मात्र है, लेकिन वो जो एक खंड है, एक टुकड़ा है, वो उस अंतर्विरोध को दर्शाता है जो वृहद स्तर पर है, यानी बड़े स्तर पर है। तो उससे हमें वास्तविकता का पता चलता है और इसमें इन्होंने भीष्म साहनी का नाम विशेष रूप से दिया है कि इन जैसे जो साहित्यकार हैं वो इस बात को बखूबी अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं। विडंबना को व्यक्त करती हुई जो कहानियां हैं, और ये विडंबना ये किसकी बात कर रहे हैं? भीष्म साहनी की कहानियों की बात कर रहे हैं। और ये विडंबना किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान समाज के व्यापक अंतर्विरोध की ओर संकेत करती है। उदाहरण के लिए उनकी चीफ की दावत कहानी को लीजिए। कहानी शुरू होते ही संकट बिंदु उपस्थित हो जाता है, या यूं कहे कि संकट से कहानी शुरू होती है। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कहानी में, जब फालतू सामान को छुपाने की बात आती है तो वहां पर अचानक से माँ ध्यान में आ रही है। किसके? जो कथानायक है श्यामनाथ है। तो इस तरह की जो हमारी कहानियां हैं उसमें इस तरह के भाव हमें समाज की वास्तविकता को दिखाते। चीफ की दावत में अपनी निरक्षर और बूढ़ी माँ ही एक समस्या बन गई, जैसे घर में फालतू सामान, बल्कि सामान से भी बड़ी समस्या। सामान को छिपाना तो आसान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्या करें? और इस तरह श्यामनाथ एक कूड़े की तरह अपनी माँ को इस घर या उस घर में छिपाता फिरता है। उधर माँ है कि लड़के के इस व्यवहार का बुरा नहीं मानती, बल्कि स्वयं ही अपने अस्तित्व से संकुचित हुई जा रही है और लड़के के भले के लिए अपने को यहाँ से वहां छिपाती फिरती है। एक विडंबना यह भी है। परंतु हुआ यह कि श्यामनाथ ने जिस चीफ को इतना छुपाया, आखिर में वह खुल गई।
चीफ ने मां को देखा ही नहीं बल्कि बुरी हालत में देखा, परंतु श्यामनाथ की घबराहट के बावजूद स्थिति सुधर गई। चीफ मां से स्वयं मिले और अंत में श्यामनाथ ने देखा कि जिस सामान को छिपाने के लिए उसने इतनी परेशानियां उठाई वह खुल ही नहीं गया बल्कि हितकर भी साबित हुआ, यानी उसका हित उसमें दिखा। चीफ बहुत प्रसन्न हुए, जिसमें कि श्यामनाथ का यहां तक कि दावत से भी बढ़कर यह सबसे बड़ी विडंबना है। और गहरे जाकर देखें तो मां केवल एक चरित्र नहीं बल्कि एक प्रतीक भी है, प्रतीक संपूर्ण प्राचीन का। यानी हम अपनी प्राचीनता को, अपनी परंपराओं को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हितकारी है। इससे स्पष्ट हो सकता है कि एक समय कहानीकार किस प्रकार जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के अर्थ के स्तर उद्घाटित करता हुआ उसकी व्याप्ति को मानवीय सत्य की सीमा तक पहुंचा देता है। और ऐसे अर्थ गर्भत्व को मैं सार्थकता कहता हूं। हमारे संत कवियों ने इसी तरह पिंड के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन कराया था और भक्त कवियों ने मानव चरित्र के भीतर विराट की लीला को उद्घाटित किया था। हद में बेहद और मानव में भगवान की उद्भावना इसी अर्थवत्ता का मध्ययुगीन रूप है। काव्य शास्त्र के आचार्य ने मुख्यार्थ के भीतर से जो अर्थ की व्यंजना कराई थी वह भी इसी का एक रूप है। जीवन का सत्य इसी तरह खंड के भीतर से, किंतु उसे खंडित करता हुआ पूर्णता की ओर संकेत करता है। खंड की सीमा को तोड़कर पूर्ण में मिलाता है, मुख्यार्थ को बाधित करके रसमय अर्थ को व्यंजित करता है। जीवन की हर छोटी घटना के भीतर से संपूर्ण जीवन की सार्थकता का अनुभव कराता है। तो एक खंड भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्णता की ओर लेकर जाता है। और खंड क्या है? कहानी है, वो जीवन की पूर्णता की ओर हमें लेकर जाती है, समाज की पूर्णता या समाज की पूर्ण सच्चाई से हमें अवगत करवाती है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक प्रसंग में निहित अंतर्विरोध को पकड़कर जागरूक कहानीकार उसे सार्थकता प्रदान करता है। राजेंद्र यादव ने नव प्रकाशित कहानी संग्रह जहां लक्ष्मी कैद है की भूमिका के बीच भी हम दाम्यामृत्य है होने का संकट उठाकर उसे ओवर हियर कर सकते हैं। अपनी एक कमजोर लड़की की कहानी का अर्थ समझाते हुए वर्तमान जीवन के एक अंतर्विरोध की ओर संकेत करते हैं। वह प्रेमिका और पत्नी दोनों की भूमिकाएं एक साथ ईमानदारी से निभाने का ढोंग करती है। ट्रेजेडी यह नहीं है कि वह दोनों के प्रति सच्ची क्यों नहीं है, ट्रेजेडी यह है कि वे दोनों में से किसी एक को अपने जीवन से झटक कर नहीं निकल सकती। और इन्हीं पात्रों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही जो कहानीकार है वो अपने आसपास के वातावरण में जो द्वंद्व है, विरोधी तत्व है, उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। जहां अंतर्विरोध है वहां विरोधी तत्वों में से किसी को भी झटक कर नहीं निकला जा सकता। यही कहानीकार कहानी के एक विरोधी तत्व को निकाल देता है तथा उसे जबरदस्ती कमजोर कर देता है या उस द्वंद्व को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है, तो कथानक को उत्सुकताहीन, चरित्रों को सपाट और वस्तु पर उद्देश्य का आरोप ही नहीं करता, बल्कि अपनी कहानी की सार्थकता भी खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अंतर्विरोध को अपनी संपूर्ण तीव्रता में ग्रहण करके ही किसी कहानी को सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। तो यानी अंतर्विरोध को संपूर्णता से ग्रहण करना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी घटना प्रसंग में निहित अंतर्विरोध को कम करना सपाटता है, तो उसे वास्तविकता से अधिक तीव्र करना भावुकता या फिर दिमागी अय्याशी। अक्सर देखने में आता है कि जिन्हें अंतर्विरोध के बीच ठीक दिशा मालूम है वे कहानी को बिल्कुल सपाट बना देते हैं, और जिन्हें कोई दिशा नहीं सूझती वे उसे और भी उलझा देते हैं। एक कमजोर लड़की की कहानी जो कि राजेंद्र यादव की है, इस सत्य को उलझा दिया है। इसके लिए पाठकों पर उनका आरोप है कि कहानी को लोगों ने गलत समझा है। लोग तो गलत समझेंगे ही, लेकिन जिसके लिए वे लिखते हैं वे कमजोर लड़कियां उसे गलत नहीं समझेगी। कमजोर उभारने के लिए ताकत की बात कही जाती है तो उलझ ही जाती है। किसी आलोचक ने बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि राजेंद्र यादव का लेखन बहुत उलझा हुआ होता है। यह बात राजेंद्र यादव के शिल्प के बारे में जितनी सत्य है उतनी ही वस्तु के बारे में भी। शायद इसीलिए वे प्राय चक्रदार शिल्प गढ़ने के चक्कर में रहते हैं और उनकी भाषा की जो पेचीदगी है, यानी जो पेचीदा भाषा है,
वह भी संभवतः इसी का परिणाम है। खेल खिलौने, कहानी से लेकर जहां लक्ष्मी कैद है तक में इस पेचीदगी और उलझन को देखा जा सकता है। अपनी कहानियों के द्वारा वह अतिरिक्त तीव्रता उत्पन्न करना चाहते हैं। फलतः कहीं वह कथानक के पेच डालते हैं तो कहीं भावनाओं के स्तर पर मानसिक गुत्थियां। लिहाजा उनके चरित्र विचित्र हो उठते हैं और कहानी अवास्तविक, जिन्हें समस्या को धैर्य के साथ धीरे धीरे सुलझाने की अपेक्षा परिश्रम से उलझाने में ही एक सुख मिलता है, उसकी कला की यही गति होती है। तो यहाँ राजेंद्र यादव की कहानियों के बारे में बात की गई है कि उनकी कहानियां कैसी है। उनकी कहानियां थोड़ी उलझी हुई कहानियां होती है। इस मामले में मोहन राकेश की स्थिति थोड़ी भिन्न है। जैसा कि उन्होंने नए बादल कहानी संग्रह की भूमिका में लिखी है। किसकी बात कर रहे हैं? मोहन राकेश की। इससे पहले किसकी बात की थी इन्होंने? राजेंद्र यादव की, जिनकी कहानियां उलझी हुई है। उनकी पैनी दृष्टि अपने आसपास की हर घटना में कहानी ढूंढने की क्षमता रखती है। कहानी अर्थात कहानी की वस्तु अथवा अर्थ, यह बहुत बड़ी बात है। आधुनिक कहानीकारों में यह सामर्थ्य हम केवल यशपाल में पाते हैं। जब कोई कवि हर चीज में कवित्व देखने लग जाए और कोई कहानीकार हर घटना में कहानीपन पा जाए तो उसमें बहुत बड़ी संभावना का बीज समझना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ शेष रह जाता है। यथार्थ की इस विविधता में सुपरफ्लुअस होने का बहुत बड़ा खतरा है। यह प्रवृत्ति अंधकार में उड़ते हुए जुगनुओं को पकड़ने जैसी है। अंधकार के कणों में मिचमिचाती आंखों को बंद कर लेने की अपेक्षा जुगनुओं को देखने का साहस कहीं अधिक सराहनीय है। लेकिन जुगनू रोशनी नहीं है, यानी वो वास्तविकता नहीं है, वो रोशनी नहीं है। अपने आसपास के वातावरण में उड़ती हुई कहानियों को पकड़कर निसंदेह मोहन राकेश ने उन्हें उतनी ही तेजी के साथ व्यक्त किया जो मन में एक फ्लैश की तरह कौन जाती है। लेकिन लगता है उन्होंने अभी बिजली की कौन ही पकड़ी है। बिजली की वह शक्ति नहीं पकड़ी जिसका उपयोग हम अपनी सीमा में उष्णता तथा आलोक के लिए कर सकते हैं। मनुष्योचित सामर्थ्य का प्रतीक है। उष्णता का मतलब गर्मी प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम प्रकाश कर सकते हैं। अतः कुछ लोग मोहन राकेश को डाक बंगलों का एक कहानीकार कहते हैं। लोकप्रिय कहानीकार सामरसेट माम की तरह मोहन राकेश भी जैसे अपनी यात्राओं में कहानी बटोरते चलते हैं और यात्रा के दौरान प्राप्त कहानियों की तरह ही इनमें गहरी मानवीय संवेदना का अभाव मिलता है। वस्तुतः यात्रा की संवेदनशीलता बड़ी सुपरफिशियल होती है। यात्रा में या तो हम अतिरिक्त संवेदनशील होते हैं या फिर नितांत संवेदनशील। पर हम परदेश में हैं, पराये लोगों के बीच, अपने लोगों से मुक्त हैं। यहाँ हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। आदि बातें मन की स्थिति को सहज नहीं रहने देती। इस तरह की कहानियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वे दर्शक का सत्य है, दृष्टा का सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि वर्तमान समय में जो लेखक आ रहे हैं उनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ी कमजोरी है कहानियों की कि वो दर्शक का सत्य है, लेकिन जो देखने वाला दृष्टा है उसका सत्य वो नहीं है। बड़ी ईमानदारी के साथ मोहन राकेश ने स्वीकार किया कि हमारी पीढ़ी के यथार्थ को अपेक्षाकृत ठहरे हुए अर्थात व्यक्तिक और पारिवारिक रूप को अपनी रचनाओं में अधिक स्थान दिया है, जो समूची पीढ़ी के लिए तो सच नहीं लेकिन कई कहानीकारों पर ठीक बैठता है। क्या कहते हैं कि व्यक्तिक और पारिवारिक रूप को अपनी रचनाओं में अधिक स्थान इन्होंने दिया है, जो सबके लिए तो ठीक नहीं लेकिन कुछ कहानीकारों पर यह ठीक है। यायावर को अपनी यात्रा में उड़ती हुई कहानियों का टूटा हुआ सत्य ही मिल पाता है, यानी जो घूमने वाला होता है, जिसे चाहें तो ठहरा हुआ भी कह सकते हैं। निसंदेह कुछ कहानीकार लंबी यात्राएं न करते हुए वर्तमान जीवन में वस्तुतः यायावर हैं, यानी वस्तुतः जीवन में घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं, घूमने वाले हैं। और यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कुछ हाथ लग जाए या दृष्टि में पड़ जाए वह सब सार्थक नहीं है। हर घटना में अंतर्विरोध को लक्षित करना एक बात है, लेकिन युग में मुख्य अंतर्विरोध के प्रवाह में सार्थक घटनाओं को लक्षित करना बिल्कुल दूसरी बात है। कहते हैं कि प्रत्येक घटना में अंतर्विरोध को ढूंढना ये अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें अंतर्विरोध के प्रवाह में सार्थक घटनाओं को ढूंढना, यानी जो घटनाएं सार्थक है उसको ढूंढना दूसरी बात है। कहानीकार की सार्थकता इस बात में है कि वह अपने युग में मुख्य सामाजिक अंतर्विरोध के संदर्भ में अपनी कहानियों की सामग्री चुनता है। ऐतिहासिक विकास के दौरान
विरोधी शक्तियों के संघर्ष के फलस्वरूप जीवन के नए नए क्षेत्र खुलते चलते हैं। पिछले युग की दबी हुई शक्तियां उभर आती हैं और उभरी हुई शक्तियां दब जाती है। गुण प्रधान हो जाता है और प्रधान किस रूप में आता है? गौण रूप में आता है। इस प्रकार सामाजिक अंतर्विरोध का रूप ही नहीं बदलता, बल्कि उसमें भाग लेने वाली अथवा भाग न लेने वाली किंतु भाग होने वाली हर सामाजिक इकाई में के भीतर अंतर्विरोध के रूप में भी बदल जाते हैं। यानी समाज में नया बदलाव आता है और वो अंतर्रूप कहानियों में, अंतर्विरोध कहानियों में देखने को मिलता है। वर्तमान वास्तविकता में मेहनत करने वाले लोगों का उभरना और दूसरों की मेहनत पर जीने वालों का दबना ऐतिहासिक तथ्य है। स्वाभाविक है कि जीवन शक्ति और सौंदर्य का आधार इस नई शक्ति के जीवन में दिखाई पड़े और इस नई शक्ति की समस्याओं की ओर जागरूक कहानीकारों का ध्यान जाए। जहां कुछ कहानीकारों ने अपने मध्यवर्गीय वास्तविकताओं के चित्रण में ही अपनी कला की सार्थकता समझी, वहां दूसरे कहानीकारों ने संभवतः कोई रस न पाकर नए जीवन प्रतीक गांव की ओर दृष्टि की। इसे अपनी वास्तविकता से पलायन नहीं कहा जा सकता। अपने वातावरण से लड़ने के लिए पहले भी मध्यवर्ग ने व्यापक जनशक्ति का सहारा लिया। इसीलिए नए कहानीकारों की यह निर्व्यक्तिकता सराहनीय है। संभवतः शहरों के मध्यवर्गीय जीवन में जीवन और सौंदर्य को न पाकर ही महत्वाकांक्षी कहानीकारों ने गांव की राह ली। जो जीवन स्वयं ही निष्कर्ष प्रतीत होता हो, उसमें सार्थकता की खोज कहां तक की जा सकती है? मध्यवर्गीय जीवन को लेकर लिखी हुई आज की शायद ही कोई वास्तविक कहानी ऐसी हो जिसमें जीवन का स्वस्थ सौंदर्य हो। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि वर्तमान समय में बदली हुई परिस्थितियों के कारण जो लेखक हैं किस ओर जा रहे हैं? गांव की ओर जा रहे हैं। तो इसमें अनुचित भी नहीं है। मानव की ऊर्जस्वित शक्ति मिले। इसके विपरीत गांव के जीवन को लेकर लिखी हुई कुछ कम वास्तविक कहानियों में भी ऐसे वातावरण और ऐसे चरित्रों के दर्शन हो सकते हैं। रांगे राघव का नाम यहाँ लेते हैं। इनकी कहानियां हैं गदल, मार्कंडे, गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, हंस वाले जो हंसा है, शिव प्रसाद सिंह की करमनाशा की हार वाले, भैरव पांडे जैसे सशक्त व्यक्ति केवल चरित्र ही नहीं बल्कि आज की ऐतिहासिक शक्ति के प्रतीक हैं। इन कहानियों ने निरर्थक प्रतीक होने वाले वर्तमान जीवन में भी शक्ति और सौंदर्य की झलक दिखाकर जीवन की सार्थकता में आशा बंधाई है। इसीलिए देखते देखते इस जीवन के चित्रकार नवोदित कहानीकारों ने कहानी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली है। यह सफलता केवल नई सामग्री की सफलता नहीं बल्कि वर्तमान जीवन में एक सार्थक सत्य को पहचानने की सफलता है। यानी ये कहानियां कैसी हैं? सार्थकता से परिपूर्ण है। इस कठिन कार्य में हमारे इन नए कहानीकारों को सचमुच उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी अन्य अनुभव सत्यों के चित्रकार कहानी लेखकों को मिल चुकी है। किंतु इसका एक कारण यह है कि उन कहानीकारों को कहानी की एक बनी बनाई परिपाटी प्राप्त है, वस्तु के भी और वस्तु के अनुरूप शिल्प की भी, जबकि नई कहानीकारों को बहुत कुछ अपने अनुभव और अभ्यास से निर्माण करना है। सचमुच इसे समझने के लिए पूरे 2 युगों की संपूर्ण संयोजित चेतना का उपयोग करना पड़ेगा। अंत में इस निबंध के उद्देश्य और सीमाओं का समाहार करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि नई कहानी कला को अपनी विशेषता के साथ ही संपूर्ण साहित्य के मान और मूल्यों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है और इसके लिए कहानी समीक्षा की एक व्यापक और निश्चित भाषा का निर्माण भी होना चाहिए। मेरी अपनी यह सीमा है कि मैं अब तक मुख्यतः काव्य का पाठक रहा हूं, जिसका अभ्यास इस कहानी संबंधी लेख में भी लाचारी के कारण आ गया है। कहानी मैंने कम पढ़ी और उसमें अंतर्निहित सत्य को समझने तक व्यक्त करने की भाषा भी अब तक नहीं तय कर पाया हूं। अपनी सीमाओं में संकोच का अनुभव करते हुए भी मेरा विश्वास है कि कहानियों के अधिक और समर्थ पाठकों के सहयोग से प्रस्तुत आधार पर कहानी समीक्षा के संतुलित प्रतिमान तैयार हो सके। तो यहाँ पर नामवर सिंह जी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और ये कहते हैं कि क्या नई कहानी सफल और सार्थक कहानी है। इसमें जो नए लेखक आए हैं जिन्होंने कहानी को नया रूप प्रदान किया है, उसमें कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि कहानी को नया रूप प्रदान किया जा सकता है, जो कि आज की वर्तमान जीवन की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी विधा को ही बदल दिया जाए। उन आलोचकों की ये यहाँ पर आलोचना करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये आलोचना साहित्य है, यहाँ पर सफलता और सार्थकता के साथ साथ कुछ पहलू जो सामने आए। एक तो जो लेखक हैं वो इस बात से
नाराज हैं, या ये कह सकते हैं कि इस बात के बिल्कुल विरोधी हैं कि कहानी को लघु विधा माना जाता है, जबकि ये अपने आप में बहुत व्यापक है। खंड से ही वृहद के पास जाया जाता है, या वृहद यानी बड़े रूप को जाना जा सकता है। तो कहानी जो लघु रूप में है वो हमारे समाज की वास्तविकता से परिचित करवाती है। लेकिन उन आलोचकों को जो कहानी के लघु रूप को तुच्छ समझते हैं, बल्कि उपन्यास जैसी विधा को ज्यादा महत्व देते हैं, कविता को ज्यादा महत्व देते हैं, उनके ये विरोधी प्रतीत होते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि कहानी को जो बदलता हुआ स्वरूप है, कैसा बदल रहा है कहानी का स्वरूप, क्या कहानी का जो रूप परिवर्तन किया जा रहा है नए कहानीकारों के द्वारा, उस बात के भी ये विरोधी हैं। इस कहानी के विचार जो इन्होंने इसमें दिए हैं, कहानी से संबंधित जो विचार हैं, उस पे ये कहते हैं कि कहानी, क्या प्रेमचंद की कहानियां सफल कहानियां नहीं है? क्या मार्कंडे की कहानियां सफल कहानियां नहीं है? तो उस तरह से, लेकिन जो कहानियां उलझ जाती हैं, कई कहानीकारों के नाम इन्होंने यहाँ पर डाले हैं, उन कहानियों को भी हमें सहज सरल रूप में अगर वो मिले तो वो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी कहानियां होंगी। एक इन्होंने जो स्पष्ट किया है वो स्पष्ट किया है कि उद्देश्य, कि जो भी कहानी रचना की जाए वो उद्देश्य पूर्ण हो, तभी वो सफल कहानी कही जा सकती है, या कहानी के दृष्टिकोण से वास्तविक कहानी है। कहानी को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? कहानी को हमें उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। हमें जो उसकी तत्वों के आधार पर जो समीक्षा हम करते हैं वो कहानी की पूर्णता को समाप्त करता है, जो कि हमारे लिए रूढ़ हो गया है, या हमने कॉलेज के समय से इस बात को समझा है। तो हमें केवल तत्वों के आधार पर नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के पक्ष के रूप में कहानी की संपूर्णता को लेना चाहिए। इसके साथ साथ ये मानते हैं कि जो कहानी है ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से और मानव चरित्र के माध्यम से विराटता को प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से जो कहानी विधा है वो भी साधारण मानव चरित्र के माध्यम से संपूर्ण समाज का चित्रण करती है। यानी कम में विशाल दृश्य उपस्थित करना या कम में विराटता का स्वरूप हमें कहाँ नजर आता है? कहानी में नजर आता है। कहानी मानव जीवन के जो अंतर विरोध है उनकी सत्यता को उजागर करती है। उसकी सत्यता, उसको समझने की जो भाषा हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कहानी से मिलती है। तो इस तरह से इनके विचार हैं जो इन्होंने अपने इस आलोचना साहित्य में दिए हैं। देखिए, ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आपका कल पेपर है, लेकिन ये नोटिफिकेशन मेरे पास बहुत बाद में मुझे मिला कि आपका कल एग्जाम है। कोशिश कर रही हूँ मैं इस वीडियो को बनाने की, और उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध हो। अगर लास्ट मोमेंट पे आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो में कुछ खामियां और कुछ कमियां हैं, लेकिन आप प्लीज उन्हें इग्नोर करें और अपने प्रश्न के लिए जो जरूरी चीजें आपको मिले उनको आप यहां से नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।